आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद को अदालत से फ्रॉड करने और तथ्यों को छुपाने के जुर्म में जेल जाने की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। अब्बास बाग करबला के मामले में दायर वाद 89/2024 को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में मौलाना कल्बे जवाद के प्रति गंभीर टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को देखते हुए कानून के जानकारों का मानना है कि अदालत मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। इससे पहले इस अदालत ने कई दूसरों के साथ ऐसा किया है और उन्हें जेल भेजा है। पूरा मामला क्या है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब्बास बाग की करबला की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर एक लंबे अरसे से हंगामा चल रहा है। मौलाना जवाद इसे लेकर न सिर्फ धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसे लेकर DM के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था और उन्हें बुरा भला कह रहे थे। मौलाना जवाद को उनके दामाद अली जैदी ने, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने 1 साल पहले उन्हें अब्बास बाग की करबला का प्रशासक नियुक्त किया था। मौलाना जवाद ने इस करबला का कामकाज संभालने के बाद यहाँ की खबरों को हज़ारों में बेचने का कारोबार शुरू किया, जिसका समाज ने जमकर विरोध किया और अभी भी विरोध हो रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में अपने पिट्ठू सारिम मेहदी के जरिए ये ऐलान करवाया कि उन्होंने 45 लाख रुपये अब्बास बाग की करबला में खर्च किए हैं। इसे लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि मौलाना जवाद और सारिम मेहदी ने 45 लाख रुपए का घोटाला किया है। अब्बास बाग की करबला में इतने पैसे खर्च नहीं हुए हैं। हिसाब किताब मजलिस में नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया है जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। ज़मीर नकवी ने बोर्ड के CEO अजीज़ अहमद से अब्बास बाग में मनमर्जी से खर्च किए गए 45 लाख के घोटाले की जांच करवाने की मांग की। जहां मौलाना जवाद ने 45 लाख रुपए के साथ मनमानी की, वहीं उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल में एक विवाद 89/2024 डाला, जिसमें ज़रूरी तथ्यों को छुपाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। इस वाद में मौलाना जवाद को स्टे मिल गया। इसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर यानी अब्बास बाग की करबला में मुआयना किया और वहां हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया। हालांकि मौलाना जवाद ने 89/2024 वाद में रचित टंडन को पार्टी बनाया था, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि अदालत ने उन्हें चौहद्दी पर स्टे दिया है। इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई और तू मैं हुई। लोगों ने मौलाना जवाद पर उल्टी सीधी टिप्पणियां की और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। बताया जाता है कि उन्हें धमकियां भी मिली थी। अगर मौलाना जवाद ने अपना रुख नरम नहीं किया होता तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो सकती थी। उसकी वीडियो देख सकते हैं। ये सब कुछ अदालत से मिले स्टे के कारण हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि मौलाना जवाद ने मौके पर लोगों को धमकियां दी कि वे पहली मुहर्रम से करबला में प्रोटेस्ट करेंगे और 20,000 लोगों को लेकर आएंगे। मुहर्रम की मजलिसों में उन्होंने लगातार इस मुद्दे को जिंदा रखा और तकरीर की। पहले उन्होंने वहां हुई बहस और तूती मुहिम को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की और कहा कि उनकी FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है। अगर FIR दर्ज नहीं हुई
तो वे डीएम के बंगले पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर के बंगले पर विरोध मातम का ऐलान किया। कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया और मुहर्रम के बाद मौलाना जवाद की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मौलाना जवाद ने चुप्पी साध ली, लेकिन हाल ही में वक्फ ट्रिब्यूनल का चौंकाने वाला आदेश सामने आ गया है। इस आदेश से जानकारी मिली कि मौलाना जवाद अब्बास बाग करबला का मुकदमा हार गए। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान मुकदमे में शामिल संपत्ति पक्ष और विवाद एक ही है और वादी कल्बे जवाद ने पूर्व मुकदमे को छिपाते हुए ट्रिब्यूनल के सामने वर्तमान मुकदमा दाखिल कर दिया, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। 5 पेज के आदेश में यह भी कहा गया है कि वादी ने तथ्यों को छिपाया है और ट्रिब्यूनल से एक पक्षीय आदेश 31/5/2024 को हासिल कर लिया, जो न्यायिक कदाचार यानी जुडिशियल मिसकंडक्ट के साथ साथ इस ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक आदेश का भी उल्लंघन है। 89/24 वक्फ करबला अब्बास बाग बनाम राजेश टंडन की कार्रवाई स्थगित किए जाने योग्य है। आखिर में 3 लाइन के आदेश में अदालत ने कहा है कि इस वाद की कार्रवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। इस आदेश से साफ है कि मौलाना जवाद के खिलाफ अगली तारीख पर अदालत सख्त आदेश पास कर सकता है। वो आदेश मौलाना जवाद के खिलाफ 420 की एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भी भेजा जा सकता है। ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है और इस फैसले में मौलाना कल्बे जवाद की हार हुई है और कहा जाए तो रचित टंडन को विजय मिली है। हम जानना चाहेंगे कि रचित टंडन ने इस आदेश को किस रूप में देखा है। रचित भाई बताएं। नमस्कार भाई साहब। इसमें वक्फ न्यायालय ने 16 तारीख को एक आदेश पारित किया है जिसमें 89/24 की कल्बे जवाद जी की जो रिट थी उसमें दिया गया स्टे भी खारिज कर दिया गया है। वह कोर्ट ने यह लिखा है कि प्रश्नगत वाद के वादी के द्वारा पूर्व में दाखिल मुकदमों के तथ्यों को छिपाया गया है तथा न्यायाधिकरण से एक पक्षीय आदेश 31/5/2024 प्राप्त कर लिया गया है, जो न्यायिक कदाचार यानी जुडिशियल मिसकंडक्ट के साथ साथ न्यायाधिकरण के प्रशासनिक आदेश का भी उल्लंघन है। जी मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सन 2014 में मेरी उम्र 30 साल थी, अब मैं 40 साल का हो चुका हूँ। इन 10 सालों में मेरे ऊपर 5 से 6 मुकदमे वक्फ करबला अब्बास बाग से आ चुके हैं, जिसमें से 4 नंबर सन 2018, 16 नंबर सन 2020, 73 नंबर सन 2022 और 89 श्री कल्बे जवाद जी वाला 1924। माननीय न्यायालय से मेरा सिर्फ ये अनुरोध था कि एक ही संपत्ति को लेके, एक ही विवाद को लेकर के मैं कितने मुकदमों में प्रतिवादी बनाया जाऊंगा। उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया कि पूर्व में जो आपने जो केसेस पढ़े हैं उसके बारे में आपने क्यों नहीं बताया। तो इसमें इनका ये कहना था कि मुझे उसका संज्ञान नहीं है। जब ये एडमिनिस्ट्रेटर बने, जब इनको वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया, तो क्या वक्फ बोर्ड ने इनको पुराने चलते वाले केसों के बारे में कुछ नहीं बताया? और जब पुराने केसों में कोई यथास्थिति या इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला था, तो ये नया वाद में इंटरिम ऑर्डर एक पक्षीय लेने का कोई औचित्य नहीं था। मुझे नोटिस देते, मैं कोर्ट आता, जैसा कोर्ट निर्णय करती 6 की बहस पे, वैसा मुझे मान्य होता। मुझे न्याय पे, न्यायपालिका पे पूर्णता भरोसा है। जैसा कि आपने शायद पहले भी बताया था कि आपने तो मौलाना कल्बे जवाद से मिलके उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया था, सारी जानकारी दी थी। जी, सन 2015 में मैं जवाद साहब से मिला था। वो मैंने उनके पैर छुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने मुझे सब कागज मेरे देखे थे, काफी देर मेरे साथ बैठे थे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जवाद साहब को बलगराया जा रहा है। उनके आसपास के जो लोग हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता,
वो उनको गलत बातें बता रहे हैं। जो वो वफ से किराएदारी की बात कर रहे हैं, पहले वो वफनामा तो साबित कर ले। अगर उनका वफनामा साबित हो जाता है तो मैं खुद ही गलत हो जाऊंगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भाई मेरे जो यहाँ के अधिकार हैं वो मेरे बैनामों से आए हैं। मैं हर जगह प्रस्तुत करता आया हूँ, सर्वे कमिश्नर क्या प्रस्तुत करता आया हूँ, एसडीएम क्या प्रस्तुत करता आया हूँ, हर न्यायालय में प्रस्तुत करता आया हूँ। वफनामा क्यों नहीं लाया जा रहा है? दफा 37 के रजिस्टर में जो लिखा गया है वो वफनामे के तो आधार पे है। वफनामा सामने क्यों नहीं प्रस्तुत हुआ जा रहा है? जो टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी है वो सामने क्यों नहीं आ रही है? 2018 का जो केस पेंडिंग है, जिसकी 30/10 तारीख लगाई गई है, उसी से ये मौलाना कल्बे जवाद के केस को अटैच कर दिया गया है। और कानून के जानकारों का मानना है, शायद आपके भी वकीलों ने आपको बताया हो, उनका मानना है कि कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ, और ऐसा हो सकता है कि कोर्ट इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे और कोर्ट इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दे दे। देखिए, ये जो भी चीज गलत हुई है वादी द्वारा या उनके वकीलों द्वारा या उनके अगल बगल जो लोग हैं, ये उनको बिना बताए कराई गई है। बाकी ये जो न्यायाधिकरण है, वह ट्रिब्यूनल है, ये उनके विवेक पे है। वो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना चाहें वो तो न्यायालय ही तय करेगा। परंतु मैं न्यायालय से इस बात को कहूंगा जरूर कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे प्रताड़ित करा जा रहा है पिछले 10 साल से। आप न्यायालय से मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ सख्त सजा, सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं न्यायालय से अपने कागज रखते हुए सारी बातों को, तथ्यों को जो छुपाया गया है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने की अनुरोध जरूर करूंगा। यानी ये कहा जाए कि आप मौलाना कल्बे जवाद साहब को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट से तथ्यों को छिपाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि उनसे भी तथ्य छुपा करके उनसे लोगों ने ये करवा लिया हो। परंतु ये जिम्मेदारी उन्हीं की है क्योंकि वाद उन्होंने नहीं दाखिल किया है। तो इसका जवाबदेही तो मौलाना कल्बे जवाद साहब की ही होगी। आपको आदेश जो आया है उसके किन बिंदुओं पे बहुत ज्यादा खुशी हुई? देखिए, इसमें जनाब साफ माननीय न्यायाधिकरण ने साफ लिखा है कि जो मैंने प्रतिवादी संख्या 2 ने कोर्ट से कहा कि वफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, वफनामा गलत है, जो आज भी प्रस्तुत न्यायालय में नहीं हुआ है। पूर्व के केस में मैंने 7(5) को ऑब्जेक्शन लगाया था कि न्यायालय पहले सिविल कोर्ट रूम में कई बार इसी संपत्ति के केसेस चल चुके हैं जिसका निर्धारण हो चुका है। मुझे ये सारी आपत्तियां मैंने कोर्ट से दी, जिसका कोर्ट ने पूर्णतः संज्ञान लिया है। पूर्णतः संज्ञान लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्नों का ऑर्डर है। ये 6 पन्नों का ऑर्डर है न्यायाधिकरण का। रजीब भाई, सारे पेज दिखा दीजिए प्लीज। ये रहा फ्रंट पेज, ये रहा फर्स्ट पेज, इसके बाद ये रहा इसके पीछे सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज और ये फिफ्थ पेज पे फाइनल ऑर्डर। और इस पे तीनों के पूरी बेंच के ऑर्डर हैं। वक्फ न्यायाधिकरण में 3 जज होते हैं, एक चेयरमैन साहब होते हैं, एक पीसीएस अधिकारी होते हैं और एक वो होते हैं जो मुस्लिम लॉ की नॉलेज रखते हैं। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और मुझे पूर्णतः भरोसा है हिंदुस्तान के न्यायालयों पे कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। रचित साहब, जो केस पेंडिंग है उसका आप हश्र क्या देखते हैं? जनाब, एक केस पेंडिंग नहीं है। आप मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर 141 सन 2000 आर कुमार वर्सेस वक्फ करबला अब्बास बाग, इसी संपत्ति को लेकर पेंडिंग चल रहा है। 24 साल हो गए। सन 4 2018 जिसका इस केस में वर्णन दिया गया है वो भी पेंडिंग चल रहा है। 16 सन 2020 शिराज अब्बास वर्सेस शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसमें भी हम पार्टी हैं, वो भी पेंडिंग चल रहा है। 73/सन 2022 साजिद अली खान वर्सेस राजेश टंडन, ये भी पेंडिंग चल रहा है। 89/2024 कल्बे जवाद वर्सेस राजेश टंडन, ये अब टल गया। 236/2016 जिसका पुराना नंबर 237 है,
और ये केस 2001 का है, सुशील चंद्र गुप्ता वर्सेस वफ करबला अब्बास बाग। ये सारे केसेस माननीय न्यायालय में वफ करबला अब्बास बाग और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ तो 24 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। कब न्याय मिलेगा? अब तो मुझे उम्मीद जगी है कि न्यायालय को सारी बातें पता चल गई हैं। न्यायालय सारे केसों में जल्दी से जल्दी निपटारण करेगा। रचित साहब, एक अलग सा प्रश्न मैं कर रहा हूं आपसे, इसलिए कि आपकी अकीदत मौला अब्बास के उस रोजे से है जिसके करीब में आपका कारोबार है। आप बताया जाता है कि आप मौला अब्बास के रोजे पर सर झुकाने जाते थे, दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है? देखिए सफदर साहब, ऐसा है कि आप भगवान कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, मौला अब्बास कहिए, कोई भी भगवान या कोई भी नबी या कोई भी मौला अब्बास ये नहीं चाहते कि उनके नाम से फ्रॉड चले। शायद भगवान ने, शायद उसी मौला अब्बास ने, शायद इसी रोजे की ताकत ने मुझे शक्ति दी है जिससे मैं इस केस को आगे परस्यू कर पाऊं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक बेनामी नहीं है जनाब, यहाँ पे मेरे बेनामे हैं, आर्य कुमार जी के बेनामे हैं, जयचंद जैन जी के बेनामे हैं, श्री गंगादीन भूरेन जी के बेनामे हैं, सामने सुशील चंद्र गुप्ता जी के बेनामे हैं। क्या सारे हिंदुओं को संपत्ति बेची गई? और बेची गई सब शिया भाइयों के थ्रू, उन्हीं लोगों ने बेची। मैंने रफीकुद्दौला के परिवार से खरीदी, बाकी लोगों ने रफीकुद्दौला के परिवार से खरीदी। यदि ये सब इतना चल रहा है तो भगवान अल्लाह कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमें जीत मिल रही है पिछले हर केसेस में। मौलाना कल्बे जवाद का हालिया में दिया हुआ बयान कि अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 इंच भी जमीन हिंदुओं की वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है तो वो क्या क्या करेंगे, वो आपको बेहतर पता है। वो आप उस पर आप टिप्पणी। देखिए, मैं उनकी भावनाओं की पूरी कदर करता हूँ। वो वक्त के बेहतरी के लिए लड़ रहे होंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे होंगे, ये अच्छी बात है। हो सकता है अब इस न्यायालय के आदेश के बाद उनके दिमाग में ये बातें स्थित हो जाएं कि ये वक्त संपत्ति नहीं है, जिस बात को मैं पिछले 5-6 साल से उनसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उनका सम्मान मेरी आंखों में कोई कम नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी, ऑन एयर टीवी पे कही थी, नेशनल टेलीविजन के एक न्यूज चैनल पे कही थी कि यदि किसी हिंदू भाई की या सिख भाई की कोई भी जमीन पे वक्फ कब्जा कर लेगा तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। मैं मौलाना साहब से कहना चाहता हूँ कि ये स्पष्ट हो चुका है, सामने है, आपके आदेश आपके सामने है। बाकी अभी केस आगे चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, उसमें मैं दूंगा। आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, आपको तो हमारे कागज देखने चाहिए। अब तो न्यायालय ने भी कुछ कह दिया है, कुछ हमारे बारे में कह दिया है, कुछ कागज देख लिए हैं। 7(5) को ऑब्जेक्शन जो मैंने सन 4/2018 में दाखिल किया था मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री राम कुमार टंडन जी ने, उसका जवाब करबला अब्बास बाग, वफ करबला अब्बास बाग ने आज तक नहीं दिया है। यदि उसका कुछ जवाब है तो हमें दे दिया जाए, तो हम उसका प्रत्युत्तर दें, उस पर बहस करा ली जाए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। अगर जवाब साहब ये कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को एक तरीके से देखते हैं, तो मैं भी उनका बच्चा हुआ। पूरा लखनऊ समाज के जितने लोग हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, हम सब उनके अंडर ही हैं। वो एक धर्मगुरु है, हमारी बात भी सुन ले, हमारी बात भी सुन ले। बहरहाल मौलाना जवाद को इस आदेश से सबक लेना चाहिए और झूठ से बाज आना चाहिए, क्योंकि झूठ की हांडी एक दिन फूट जाती है। उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि वे अपने घर अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके जिस तरह सलमान और उसकी पत्नी रोमा से सफदर रिजवी और सैयद फैज़ी के खिलाफ बयान देने और FIR करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उसकी लोगों को जानकारी है। पूर्व में वे इसी सलमान को वसीम त्यागी के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर चुके हैं, इसकी भी लोगों को जानकारी है। इसी तरह वे अपने दामाद चेयरमैन अली जैदी के जरिए बोर्ड के पूर्व सदस्य सैयद फैज़ी के खिलाफ जो झूठी जांच करवा रहे हैं, उससे वक्फ ताल कटोरा करबला को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें वक्फ बचाने के लिए काम करना चाहिए ताकि लोग उनके कामों की सराहना कर सकें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।